बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग उसकी नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ीरे का आदमी है। वो पीटीआई के साथ भी याद कर गए हैं और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को उन्होंने भी झंडी दिखा दी है। वफाकी वज़रा की फ़ौज, एक पाकिस्तानी आर्मी है, दूसरी तरफ कैबिनेट है। उसकी भी फ़ौज जो है ना, उसके अंदर वज़रा भर्ती किए जा रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ अब वो किस ऑप्शन पे गौर कर रही है? क्या वो धरना या एहतजाज, इसकी कॉल देने जाएगी। खतीजा शाह के बारे में बताएंगे कि पीटीआई की एक्टिविस्ट थी और वो जेल भी रही हैं। उन पे ऑनलाइन फ्रॉड के जो है ना बेशुमार केसेस दर्ज होने जा रहे हैं। और हमारे प्यारे सरदार उस्मान बुज़दार साहब वो डर गए हैं और वादा माफ वो गवाह बनने को बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा एक साथ मैंने डिस्कस करनी है कि पाकिस्तानी मीडिया के हालात कैसे हैं? क्या वाक़ई पाकिस्तानी मीडिया सही डायरेक्शन में है? इन मौज़ूआत पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका अहवाल व्लॉग में बताएँ। लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएँ ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपसे शेयर होती रहे। सबसे पहले जी मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब सारियां चीज़ां नूं झंडी झुंडी करवा के आप ते बाहर चले गए ने। अब हुआ ये है कि जब 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी तो उस वक़्त कौम के हीरो कौन थे? मौलाना फजलुर रहमान साहब। और 26वीं आईनी तरमीम पे अपोज़िशन भी उनके साथ राज़ी थी और हुकूमत भी उनके साथ राज़ी थी। वो दुल्हा थे 26वीं आईनी तरमीम के। अब उस वक़्त की पीटीआई और मौजूदा ग्रैंड अपोज़िशन अलायंस, इनके अगर कुछ कंपैरिज़न करें ना बयानों का, तकरीरों का, तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि पीटीआई ये कंसर्न शो कर रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तो हम पे कुछ 26वीं आईनी तरमीम पे बात ही नहीं की थी। और ये बैरिस्टर गौहर भी बात कर रहे हैं और उमर उमर साहब है वो भी बात कर रहे हैं कि हमें तो बताया ही नहीं गया था कि 26वीं आईनी तरमीम पे क्या हो रहा है। अब ये क्यों बात करनी पड़ रही है कि मौलाना फजल रहमान ऐसा क्यों करके देखें। मौलाना फजल रहमान साहब, मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में आपसे डिस्कस किया था कि वो अपोजिशन का साथ देंगे, लेकिन वो किसी एहतजाज या अपोजिशन के किसी धरने में अपनी फ़ोर्स को नहीं झोंकेंगे। उन्हें महसूस हो रहा था कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हुकूमत नहीं, रियासत के ख़िलाफ़ कोई महाज़ खोलने जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा गैर महसूस तरीके के साथ अपने आप को अलहदा किया। गो के उनके जो सेनेटर है कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने जो कौमी कॉन्फ्रेंस थी उसमें शरीक भी हुए हैं और उन्होंने बड़ी वाज़िया वहाँ पे तकरीर भी की है। कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं चाहते। ये बात वो क्यों कर रहे हैं? उन्हें उन्हें लग रहा है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन्हें समझाया है कि ये लड़ाई रियासत के साथ होने जा रही है, तो हम रियासत के साथ नहीं लड़ना चाह रहे। तो उन्होंने कहा कि हमें इसका पहले भी नुकसान हुआ है कि हमारी 20 सीटें थी जो कम होकर 8 सीटें रह गई हैं। लिहाज़ा हम तो किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे कि हमारी 8 सीटें उससे हमारे 0 सीटें रह जाएँ। तो ये एक दलील आ गई कि मौलाना फजल रहमान पीटीआई और जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उन्होंने अपना जो है ना पल्लू झाड़ लिया है। दूसरी तरफ जो बात करते हैं कि फिर तहरीक इंसाफ उनके साथ जो जमातें हैं तो वो तो सिर्फ एक दो जमातों के साथ ही खड़ी है। शाद खां कानाबाजी खड़े हैं, उनकी अभी तक तो हाल ही में तो उन्हें निशान अलाट हुआ था उस पे। और जो महमूद अचकज़ई की बात करते हैं, उन्हें तो वैसे लिवरेज दे दिया जाता है क्योंकि उनका तल्लक वो थोड़ा-सा, अगर वो कोई रियासत के खिलाफ भी बात करते हैं, उन्हें एक कहते हैं कि नहीं, उनको इतना ना दबाव नहीं उन पे डालते। तो इस सूरत-ए-हाल के अंदर ग्रैंड अपोज़िशन अलायंस की कॉल, ग्रैंड अपोज़िशन का कौमी कॉन्फ्रेंस करना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उससे कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। सिवाय एक चीज़ तो हुई है कि हुकूमत ने उथल-पुथल करके ना चीज़ें खुद ही उन्हें हीरो बनाने की कोशिश की है। लेकिन जो तकरीरें हुई हैं, उसमें सहाफ़ी भी शरीक हुए हैं और सहाफ़ियों ने भी ये बात की कि भाई जिस रियासत से आप लड़ रहे हैं, जिस एस्टेब्लिशमेंट से आप लड़ाई कर रहे हैं, खान साहब तो उन्हीं को ख़त लिख रहे हैं, तो आप किससे सुलह करना चाह रहे हैं और किससे अपना जो है वो आप किनके साथ साथ आप बैठ के जो है वो बात करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये एक डायरेक्शनलेस सी तहरीक है, जिसका आगे तो कोई नतीजा मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन
क्योंकि इमरान खान साहब वो आए रोज़ नए बयानात देने, यू टर्न लेने के माहिर हैं। कौम उन्हें पसंद करती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब फिर इस सूरत-ए-हाल के बाद यकीनी तौर पे तहरीक-ए-इंसाफ ये सोच रही होगी कि हमने रमज़ान अल मुबारक के बाद कोई ग्रैंड जो तहरीक है उसका अनाउंस करना है। वो पीटीआई अपोज़िशन की 1-2 जमातों के साथ मिलकर वो एहतजाज भी कर सकती है, वो लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे सकती है। वो कि पहले वाली भी कॉल्स इतनी ज़्यादा कोई मुतासर कुन नहीं थी जो 26 नवंबर की भी थी, लेकिन उसके अंदर ह्यू एंड क्राई तो हुआ, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। गवर्नमेंट परेशान 1-2 दिनों के लिए हुई, लेकिन वो फिर अपने कामों पे लग गई। उस में देखें ना कि जो मैं काबीना की तश्कील है, मज़ीद वज़रा को भर्ती करना, तो इससे तो ये लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट के पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हुई है। वो कह रही कि अपना काम आराम ना करो, सानू तुहाडे ते बिल्कुल एतमाद है। वो कि अवाम नूं उन्हां ते एतमाद नहीं गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन वो काम कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब हो सकता है कि वो ये सोच रहे हों कि हम अपोज़िशन की कुछ जमातों को साथ में लाके तहरीक की कॉल दे दें। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि वो कॉल दे दें और एस्टैब्लिशमेंट इस पे चुप रहे। एस्टैब्लिशमेंट ने सोच लिया हुआ है कि वो पीटीआई की किसी कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ना तो ख़त के मामले पे जब ख़त लिखे जाते थे तो आर्मी चीफ़ ने उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद अगर पीटीआई इस किस्म की कॉल देती है तो वो उनके पास एक मैकेनिज़्म मौजूद है। हुकूमत के पास मोहसिन नकवी मौजूद है, एस्टैब्लिशमेंट के पास मोहसिन नकवी मौजूद है। तो मोहसिन नकवी फ़ार्मूला फिर वो चला देंगे, फिर वही जैसे वो जो हलाकतों वाला इश्यू है, शोधा वाला इश्यू वो फिर जन्म लेगा, लेकिन हुकूमत वहाँ तक उन्हें पहुँचने नहीं देगी। उसकी वजह ये है कि पहले तो केपीके के अंदर अली अमीन गंडापुर थे। अब अली अमीन गंडापुर उन और केपीके के अंदर भी जो है वो उन्हें मुखालफत का सामना है, जुनैद अकबर वहाँ पे बैठे हुए हैं। और भी लोग बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर भी डिस्टर्ब है। एक जो फ़ोर्स उनके साथ जुड़ी हुई थी, वो साथ नहीं जुड़ेगी। तो लिहाज़ा पीटीआई अगर इस किस्म की कॉल देती है, तो उससे कोई ऐसा नतीजा मेरा नहीं ख़्याल है कि निकलेगा। बाकी आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि इस मुल्क के साथ किसने क्या करना है, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वफ़ाकी काबीना को मज़ीद बढ़ा दिया गया है जी। हुकूमत धड़ल्ले से अपने काम कर रही है और देखें उसके अंदर 20 वज़रा अगर बाकी चीज़ों को देखें तो तादाद ज़्यादा बन जाती है। मतलब 12 वफ़ाकी वज़रा हैं, 9 वज़राए मुमलकत हैं, 3 मुशीर हैं और 4 मुआवने ख़ुसूसी। उन्हां नूं कोई फ़िक्र नहीं। उन्होंने इतनी लंबी फ़ौज बना देती है और बताया ये गया था कि 2 वज़ीर बड़े लेट पहुँचे थे। वो ट्रैफ़िक में फँस गए थे। तो इस तरह मुझे तो ये लग रहा है कि हुकूमत वाजा मार रही, आ जाओ, तुहानू वज़ीर बनाइए, आ जाओ तुहानू वज़ीर बनाइए। जैसे आप किसी बस अड्डे में जाते हैं तो कंडक्टर होता है ना, आवाज़ें लगाता है, आएँ जी लाला मूसा के लिए, आएँ जी गुजरात के लिए, आएँ जी रहीम यार खां के लिए, आएँ जी पेशावर के लिए, आएँ जी कोयटा के लिए, कोयटा की सवारियाँ, वो आवाज़ें मार रहे हैं जनाब हुकूमत। आएँ जी वफ़ाकी वज़रा, आएँ जी वफ़ाकी वज़रा, आएँ जी वज़रा मुमलकत, आएँ जी मुशीर, आएँ जी मामले ख़ुसूसी। वो अपनी गड्डी भरी जा रही है। अब इसके अंदर भी देखिए 20 वज़रा पंजाब से हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी एमकेएम और इसके अंदर भी उनका 1-1 है, सिंध के 2 हैं और केपीके के भी 1 वज़ीर है। वज़ीर कौन है? यानी कि मुशीर, वो है परवेज़ खटक साहब। परवेज़ खटक जिन्हें अब लोग कहते थे सूटे वाली सरकार, वो सिगरेट पीते हैं और उनकी सिगरेट बड़ी मशहूर है। परवेज़ खटक साहब को हुकूमत ने बड़ी चालाकी के साथ अपने साथ मिलाया। कुछ अर्सा पहले वो खिसक-खिसक के ना मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के साथ मिलने लगे थे और उनके ख़ानदान के लोगों ने ये मशहूर कर दिया था कि परवेज़ खटक अनकरीब मौलाना फ़ज़ल रहमान की जमात में शामिल हो जाएँगे। लेकिन कुछ अर्सा पहले परवेज़ खटक ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। हुकूमत ने कहा जनाब फलाई करन लगा इन्हू पहले ही जेड़ा ना इहदे पर पुर्जे कट के अपने नाल रख लो। देखिए नून लीग इससे क्या हासिल कर सकती है? केपीके के अंदर उन्हें सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। तो परवेज़ खट्टक एक फ़ोर्स तो है ना, वो एक फ़ोर्स है और फ़ोर्स उनके पास लोगों के साथ राब्ते भी हैं। इमरान खान के बेशुमार राज़ हैं उनको। और रोज़ाना ही बयान करने के शहबाज़ शरीफ साहब को तो दस्सिया करें कि जनाब 21 नवंबर 2021 इमरान खान मैनू ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
तो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं जिन्होंने इस उड़ते हुए जो कबूतर है उसको पकड़ा है, मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा इस पे अहम एक उनका फैसला है और बर वक़्त उनका जो है ना इक़दाम था। आगे बात करते हैं जी, अमरीकी शहरी है खदीजा शाह जो पीटीआई की बड़ी मशहूर एक्टिविस्ट थी, जेल भी गई है 9 माह के करीब। अब उनके बारे में कुछ इत्तलात आ रही हैं, इत्तलात है, मैं उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। सोशल मीडिया पे एक वावेला उठा हुआ है कि तकरीबन कोई 70-80 के करीब ऐसे लोग हैं, जो ये कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया है और फ्रॉड किया है ऑनलाइन। और उन पे खदीजा शाह पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। उनका एक बड़ा मशहूर ब्रांड है और ब्रांड पे जो है वो लोगों ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। ऑनलाइन बुकिंग पे लोगों ने कहा, कई की वीडियो आ गई कि जनाब हमें शादी के टाइम पे हमें ये चीज़ें मिली नहीं। म बेशुमार दुल्हन के ड्रेसेस या और जो जो ड्रेसेस होते हैं उनके बड़े महँगे ड्रेसेस होते हैं। तो उनके बारे में भी अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एफआईए में जाएँगे, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ हमारे साथ। और ये बड़ी मशहूर ख़ातून हैं खदीजा शाह साहिबा और ये साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं, उनकी बेटी हैं, एक मशहूर साबिक़ सियासतदान हैं, ये उनकी भी उनकी बेटी हैं और नवासी हैं साबिक़ आर्मी चीफ़ की। तो वो इसलिए अब उन पे जो है ना वो हो सकता है कि लोग जो है वो दरख़्वास्तें देना शुरू कर दें। वो अरबपति ख़ातून है वैसे। इस ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ लोग ही फ्रॉड करते ने, अरबपति लोग ही लूटते ने। कभी नहीं हुआ कि किसी रेहड़ी वाले ने जो है वो लूट लिया हो, किसी दुकान वाले ने लूट लिया। अरबपति लोग ही ना लोगों को लूटते हैं। आगे बात करते हैं जी सरदार उस्मान बुज़दार साहब। मेंढे सरदार उस्मान बुज़दार साहब बड़े अच्छे आदमी थे। 3.5 साल वो रहे हैं पंजाब के अंदर। इतने शरीफ चीफ मिनिस्टर थे कि लबकुशाई की ही नहीं उन्होंने, बोले ही नहीं। चुप चुप करके सारे काम डालते रहे। उनके बारे में इत्तला ये है कि उन्होंने 100 से 120 अरब रुपए की करप्शन की है। अब कुछ एजेंसीज़ उनके पास पहुँच चुकी हैं, वो उन्हें गिरफ़्तार करने पे के दर पे हैं, लेकिन सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने कहा है कि जनाब मैं वादा माफ़ गवाह बन जाऊँगा, मैनू गिरफ़्तार ना करियो। मैं प्ली बारगेन कर लूँगा। प्ली बारगेन भी एक है ना एसओपी नैब का, वो वादा माफ़ गवाह ही है। तो उन पे जो इल्ज़ाम उनके मैं सबके जो है ना वो राज़ बता दूँगा जाके, लेकिन मैनू गिरफ़्तार ना करो। मैं बड़ा डरपोक आदमी है। मैं ते इन्ना सहमे होया बंदा है कि मैं 3.5 साल वज़ीर आला रहा सी ते मैं एक लफ़्ज़ भी नहीं सी बोलिया। मेरे को जो कराया वड्डियां ने कराया, मैं कुछ नहीं कीता। तो मुझे डॉक्टर जावेद यूनुस साहब जो हैं वो उनकी बात याद आती है। वो एक उनकी वीडियो थी, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो माज़ूर कोटे पे वज़ीर आला बने। और फिर उन्हीं की वीडियो में उन्होंने ये बयान किया था कि उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला लगे तो लोगों को जाके बताते रहे कि मैं पंजाब का शहबाज शरीफ लग गया हूँ। तो उस्मान बुज़दार साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ भी आन लगी है, तो इसलिए ज़रा ना इस चीज़ नू मद्देनज़र रखो। अच्छा, आखिर में सिर्फ दो एक आधे जुमले पे मैंने इस व्लॉग को ख़त्म करना है। मीडिया की डायरेक्शन पे बात करनी है। देखिए मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किया हुआ है, मैं प्रिंट मीडिया पे किया हुआ है। मुझे कोई 25 साल हो चले हैं जर्नलिज़्म के अंदर। आज भी मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, आज भी मेरा तल्लक एक बड़े मीडिया ग्रुप के साथ है। लेकिन पाकिस्तान दा मीडिया एडा क जाहिल है, मैं ये खुद तस्लीम कर रहा हूँ कि उनके पास डायरेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि भाई वक़ार यूनुस और वसीम अकरम, वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आजकल प्रोग्राम करते हैं 10 स्पोर्ट पे। उन्होंने को बात की मुश्ताक अहमद, वो जो क्रिकेटर हैं, उनको ऐसे मज़ाक़न बात की जिसके जवाब में जो है मुश्ताक अहमद ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई कि मैं वक़ार यूनुस और वसीम अकरम पर 20 करोड़ हर्जाने की जो है वो रिट दायर करने लगा हूँ। उन्हें लीगल नोटिस भिजवाने लगा हूँ। मुश्ताक अहमद की आप बॉडी लैंग्वेज चेक करें, वो हँस रहे थे। मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। ਬਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, यार ਤੁਸੀਂ ये चीज़ नहीं दे सके कि यार उसने मजाक में बात की, वो ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी। आप इतना यानी कि इन्ना हौला मीडिया साडा, किसी की ट्रेनिंग कोई नहीं। मुझे तो फिर शर्म आती यार इस
पूरे अपने आप को जर्नलिस्ट कहलाते हुए, कि आपके पास इतनी अक्ल भी नहीं अल्लाह ताला ने दी कि कोई बात मजाक में हो रही है और मजाक की और सही बात की दलील में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन जनाब वो ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं कि उस पर जाने का दावा हो गया। और वसीम अकरम भी कह रहा है कि जनाब पाकिस्तानी मीडिया ਨੂੰ कुछ यार को एथिक्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वो मजाक में बात कर रहा है, आप हमारे खिलाफ जो है जाने के दावे की खबरें चला रहे हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे जी सबको, मीडिया को भी हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। इन मौज़ूआत पे नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।